हेलो विद्यार्थियों, आज हम पूनम क्लासेस में मानव श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। सजीवों में श्वसन क्रिया परम आवश्यक है। कोशिकाओं को अपनी विभिन्न क्रियाओं के संपादित करने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कोशिकाएं पोषक तत्वों का ऑक्सीजन यानी O2 के द्वारा ऑक्सीकरण करवाती हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी ऊर्जा बंडल के रूप में कोशिकाओं के विभिन्न प्रक्रियाओं को संपादित करने में सहायक होती हैं। इसके साथ ही साथ CO2 गैस हानिकारक गैस के रूप में उत्पन्न होती है। ऊर्जा प्राप्त करने की इस क्रिया के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का शरीर में प्रवेश करना तथा अंगों में उत्पन्न होने वाले CO2 गैस का उत्सर्जन करना परम आवश्यक होता है। गैसों का ये आदान प्रदान रक्त के माध्यम से पूर्ण होता है। रक्त CO2 गैस को अपने अंदर घोलकर विभिन्न अंगों और ऊतकों और कोशिकाओं तक पहुंचाती है तथा उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले CO2 गैस को अपने अंदर समाहित करके वातावरण में भेज देता है। गैस ऑक्सीजन और CO2 के इस आदान प्रदान की क्रिया को जो वातावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य होता है, श्वसन क्रिया कहलाती है। श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन युक्त शुद्ध वायु को नाक और श्वास नलिकाओं के माध्यम से फेफड़ों में उपस्थित वायु प्रकोष्ठिकाओं या वायु कूपिकाओं में पहुंचाया जाता है। वायु कूपिकाओं की झिल्ली अत्यंत महीन होती हैं, जिसमें केशिका रुधिर वाहिनिकाओं का जाल होता है, जहां वाहिकाओं में मौजूद रक्त श्वास द्वारा लाई गई ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और रक्त द्वारा लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रकोष्ठिकाओं में छोड़ दिया जाता है, जहां से इसे अशुद्ध वायु को श्वास के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया होती है, जैसे ऑक्सीजन का ग्रहण करना, प्रत्येक अंग तक पहुंचना और प्रत्येक अंगों में बढ़ने वाले CO2 गैस को फेफड़ों तक लाना और फेफड़ों से उसको वातावरण में छोड़ देना। ये संपूर्ण प्रक्रिया श्वसन प्रक्रिया कहलाती है और इसके कई प्रक्रम हैं जिसके माध्यम से ये सारी संपादित होती हैं। में मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया है: ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियाँ। इन 3 भागों से मिलकर के मानव श्वसन तंत्र बनता है। ऊपरी श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से नासिका, मुख, ग्रसनी, स्वर तंत्र यानी कि लैरिक्स होते हैं। नासिका ये पहला श्वसन अंग है जो बाहर से दिखने पर एक जोड़ी नासा छिद्र से शुरू होता है। ये एक बड़ी गुहा के रूप में होती है जो एक पतली हड्डी और झिल्ली के द्वारा 2 भागों में विभाजित होती है। नासिका गुहा का पृष्ठभाग नासाग्रसनी में खुलता है। नासिका गुहा में पाए जाने वाले महीन बाल, पतली झिल्ली में पाए जाने वाला रक्त प्रवाह, जाड़नुमा पक्षमाप तथा श्लेष्मा आपस में सहयोग से श्वास वायु में उपस्थित धूल कण, पराग कण, फफूंद आदि को दूर कर उसे शुद्ध करते हैं। इस शुद्धि के बाद ही वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। मुख श्वसन अंग में एक द्वितीयक अंग के तौर पर काम करता है। सांस लेने में मुख्य भूमिका नासिका की होती है, परंतु आवश्यकता होने पर मुख से भी सांस लिया जा सकता है। परंतु यहाँ यह ध्यान देने की जरूरत है कि नासिका से लिया गया श्वास मुख से लिए गए श्वास की तुलना में अधिक शुद्ध होता है, क्योंकि उसमें धूल कण, पराग कण, फफूंद आदि को दूर करने की व्यवस्था होती है। ग्रसनी एक पेशीय चिमनी नुमा संरचना है जो नासिका गुहा के पृष्ठ भाग से आरनाल के ऊपरी भाग तक फैली होती है। ग्रसनी को 3 भागों में विभाजित किया गया है: नासाग्रसनी, मुखग्रसनी और अधोग्रसनी या कंठग्रसनी। नासाग्रसनी नासिका गुहा के पृष्ठ भाग में पाए जाने वाले नासिका का प्रथम भाग है। वायु नासिका गुहा से गुजरने के पश्चात नासिका ग्रसनी से होती हुई मुख ग्रसनी में आती है। मुख से ली गई श्वास सीधे ही मुख ग्रसनी में प्रवेश करती है। मुख ग्रसनी से वायु कंठ ग्रसनी से होते हुए घाटी ढक्कन की सहायता से स्वर तंत्र में प्रवेश करती है। घाटी ढक्कन एक पल्ले नुमा संरचना उपास्थि है जो श्वास नली और आरनाल के मध्य एक सूच का कार्य करती है। चूँकि ग्रसनी भोजन निगलने में भी सहायक है, ऐसे में घाटी ढक्कन एक ऐसे ढक्कन के रूप में काम करता है जो ये सुनिश्चित करता है कि वायु श्वास नली में भी जाए और भोजन आरनाल में। वायु और भोजन को अलग अलग भेजने का काम घाटी ढक्कन द्वारा किया जाता है। दोनों का सम्मिश्रण न हो
ये सारा जिम्मेदारी घाटी ढक्कन की होती है। ये कंठ, ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी सी संरचना है। ये 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना होता है। भोजन को निगलने के बाद घाटी स्वर तंत्र के तथा आवरण के तौर पर कार्य करता है तथा भोजन को स्वर तंत्र में जाने से रोकती है। स्वर तंत्र में स्वर रज्जु नामक विशेष रचनाएं पाई जाती हैं। स्वर रज्जु श्लेष्मा झिल्ली होती हैं जो हवा के दबाव से विभिन्न प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। हम स्वर कंठ के माध्यम से ही या स्वर यंत्र के माध्यम से ही ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं और बोलने की क्षमता प्राप्त करते हैं। निचला स्वर तंत्र मुख्य रूप से श्वास नली, श्वसनी और श्वसनिका, कूपिका, फेफड़े के रूप में कार्य करती हैं। श्वास नली ये करीब 5 इंच लंबी नली होती है जो एक कूटरचित वृक्षाभ स्तंभाकार उपकला द्वारा निर्मित एक सी आकार की उपास्थिति छल्ले से बनी होती हैं। ये छल्ले श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं तथा उसे सदैव खुला रखते हैं। श्वास नली स्वर तंत्र को श्वसनी से मिलाती हैं तथा श्वास को गर्दन से वक्ष स्थल तक ले जाती हैं। वक्ष स्थल में पहुंचकर श्वास नली दाहिनी तथा बाईं और 2 भागों में विभाजित हो जाती हैं तथा अपने अपने तरफ के फेफड़ों में प्रविष्ट होती हैं। इन दोनों शाखाओं को प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। श्वास नली में उपास्थिति उपकला श्लेष्मा का निर्माण करती हैं जो श्वास के साथ आने वाली वायु को शुद्ध कर फेफड़ों तक अग्रेषित करती है। श्वसनी या श्वसनिका, श्वास नली अंत में दाईं और बाईं ओर की श्वसनिका में विभक्त होती हैं। प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर छोटी शाखाओं में, जिसे द्वितीयक श्वसनी कहते हैं, में बढ़ जाती हैं। प्रत्येक खंड में द्वितीयक श्वसनी तृतीयक श्वसनियों में विभक्त हो जाती हैं। प्रत्येक तृतीयक श्वसनी छोटी छोटी श्वसनिकाओं में बढ़ जाती हैं। ये श्वसनिकाएँ फेफड़ों में फैले रहते हैं। इन श्वसनिकाएँ में आगे छोटी सीमांत श्वसनिकाएँ होती हैं। श्वसनिक और श्वसनिकाएँ मिलकर एक वृक्षनुमा संरचना बनाती हैं जो बहुत ही शाखाओं में विभक्त होता है। इन शाखाओं के अंतिम छोर में कूपिकाएँ होती हैं जो वायु कूपिका के रूप में गैसों के विनिमय के रूप में कार्य करती हैं। फेफड़े, फेफड़े या फुफ्फुस लचीले, कोमल तथा हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ये एक जोड़ी के रूप में शरीर के वक्ष स्थल में दाएं और बाएं भाग में मध्य पट के ऊपर स्थित होते हैं। फेफड़े असंख्य छोटी नलिकाओं, कूपिकाओं, रक्त वाहिनियों, लचिका वाहिनियों, लचीले तंतुओं, झिल्लियों तथा अनेक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से लंबाई में थोड़ा छोटा तथा कुछ अधिक मोटा होता है। मनुष्य में पुरुषों के फेफड़े स्त्रियों के फेफड़े से थोड़े भारी होते हैं। दायां फेफड़ा 2 खंडों में तथा बायां फेफड़ा 3 खंडों में विभाजित होता है। प्रत्येक खंड में कई उपखंड होते हैं। प्रत्येक उपखंड में अनेकों छोटे खंड में विभाजित होता है जिसमें श्वास नली की शाखाएं, धमनियाँ व शिराओं का जाल फैला होता है। प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों से बना होता है जिसमें कई प्रकार की कोशिकाएं तथा करीब 30 मिलियन कूपिकाएँ पाई जाती हैं। कूपिका एक कपनुमा संरचना होती है जो सीमांत श्वसनिका के अंतिम छोर पर पाई जाती हैं। ये असंख्य केशिकाओं से घिरा रहता है। कूपिका में सल्जी उपकला की पंक्तियाँ पाई जाती हैं जो केशिका में प्रवाहित रुधिर से गैसों के विनिमय में मदद करती हैं। श्वसन मांसपेशियाँ, फेफड़ों से गैस विनिमय हेतु कुछ मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। ये मांसपेशियाँ सांस को लेने और छोड़ने में मदद करती हैं। मुख्य रूप से श्वास के लिए मध्यपट या डायफ्राम उत्तरदायी होता है। मध्यपट कंकाल पेशी से जुड़ी हुई एक पतली चादर नुमा संरचना होती है जो वक्ष स्थल से सतह पर पाई जाती है। मध्यपट
के संकुचन से वायु नासिका से होती हुई फेफड़े के अंदर प्रविष्ट होती हैं तथा संकुचन के फलस्वरूप फेफड़ों से वायु बाहर निकलती हैं, जिसके फलस्वरूप पचलियों में विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं जो मध्यपट के संकुचन और शीतलन में मदद करती हैं। मध्यपट या डायफ्राम के संकुचन से फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है, जिससे फेफड़ों के अंदर का वायु दाब कम हो जाता है, तो बाहर की हवा है वो फेफड़ों में भरती है, और जब डायफ्राम का शीतलन होता है तब फेफड़ों का आयतन पर दबाव कम होता है, जिससे फेफड़ों पर दबाव बनता है और अंदर की वायु अशुद्ध वायु है बाहर निकल जाती है। फुफ्फुसीय वायु संचालन फेफड़ों के अंदर वायु के जाने और बाहर निकलने की एक ऐसी क्रिया होती है जो गैसीय विनिमय को सहज बनाती है। इस वायु संचलन के लिए श्वसन तंत्र वायुमंडल तथा कुंभिका के मध्य ऋणात्मक दबाव प्रवणता का सिद्धांत तथा मध्यपट के संकुचन का उपयोग करता है। इस कारण वायुमंडल से अधिक दबाव वाली वायु फेफड़ों में प्रविष्ट होती है तथा फेफड़ों से वायु पर दबाव डाल करके अशुद्ध वायु को वापस वायुमंडल में छोड़ा जाता है। श्वसन की प्रक्रिया दो स्तरों पर संपादित होती है। बाह्य श्वसन, इसमें गैसों का विनिमय हवा से भरी हुई कुंभिकाओं तथा केशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंतरिक दबाव के कारण अंतर के कारण होता है। दूसरा है आंतरिक श्वसन, इसमें गैसों का विनिमय केशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा ऊतकों के मध्य विसरण की विधि से होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने श्वसन तंत्र की संरचना और श्वसन तंत्र की क्रिया विधि के बारे में जानकारी प्राप्त की। मेरा ये वीडियो आपको श्वसन तंत्र की संरचना और श्वसन तंत्र की क्रिया विधि को समझने में मदद करेगा। इन्हीं विश्वास के साथ, इसी आशा के साथ, धन्यवाद। जय